बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज एनबी न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के दामन पर और उसके चेहरे पर, उसकी पेशानी पर माजी के चीफ जस्टिस ने जो दाग लगाए, जो बदनुमा दाग, जिस तरह आमरीयतों को जो है वो उसको जायज करार दिया जाता रहा, जिस तरह एक साबिक वजीर आजम को सजाए मौत सुनाकर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया और इसी तरह पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो अपना मेरे ख्याल में स्टोर रूम है जहां केसेस पड़े हैं, वहां पड़े हुए हैं। जब कल तक ये लगता था कि इन केसेस को दीमक चाट जाएगी, लेकिन अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि ऐसा नहीं होगा। अब जो चीफ जस्टिस के मनसब पर जो मुंसिफ बैठा है वो इंसाफ करेगा, वो काजी इंसाफ करेगा। अब उनको भी इंसाफ मिलेगा जो इस मुल्क में रहते हैं, जो इस रियासत में रहते हैं, और उनको भी इंसाफ मिलेगा जो नाइंसाफी लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। आपको पता है कि ये केस इस वक्त उठाया गया है और इसमें जस्टिस काजी फायज साहब ने जो है वो अपना एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। क्योंकि 9 रुकनी बेंच इसलिए तश्कील दिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 7 रुकनी लार्जर बेंच ने उनकी जो है वो अपना जो अपील थी या जो नजरसानी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया था। वो जजेस कौन से थे उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना है उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसको हेड करेंगे और इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा हैं। अब ये जो बेंच है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस था, जो सदर आसिफ जरदारी की तरफ से भिजवाया गया था, उसकी बुनियाद पर इस केस को रीट्रायल करेगा। यहां पर ये मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि इस केस में मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 40 साल से इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। एक चीफ जस्टिस ये तो कहता है कि आइन मेरे कमरे अदालत के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, लेकिन उसको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती रही, नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट से आइन को बाहर रखा गया। जब भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी तो जो उनके मतलब की इंटरप्रिटेशन थी वो आइन की मुख्तलिफ शिकों की गई। और इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद जो है वो आखिर क्यों सिंध के वजीर आजम को सजाए मौत सुना दी गई। और जो मैं माजरत के साथ ये कहने पर मजबूर हूं कि जो पंजाबी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने पूरे इस बेंच को यानी इस केस को दोबारा सुनना ही गवारा नहीं किया, इस केस को देखना ही गवारा नहीं किया। यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला बेंच बना था उसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और उसमें जो है वो शाकिरुल्लाह जान साहब थे, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे, नासिरुल मुल्क साहब थे, जवाद ख्वाजा साहब थे, अनवर ज़हीर जमाली साहब थे, खिलजी आरिफ हुसैन थे, तारिक परवेज साहब थे, साकिब निसार थे, सरमद जलाल उस्मानी साहब थे और अमीर हानी मुस्लिम साहब थे। अब मतलब इस बेंच ने 2 अप्रैल 2011 को ये रेफरेंस आता है और इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस केस को लगा देते हैं और फिर 2 जनवरी 2012 को जो है वो इसकी समाप्त होती है। फिर अपना ये मुलतवी होती है 3 अप्रैल तक, फिर 3 जनवरी तक, फिर 4 जनवरी तक और फिर 17 को समाप्त हुई। फिर 11 माह का गैप आया, फिर 12 नवंबर 2012 को आखिरी समाप्त हुई, यानी 11 साल केस इल्तवा में रहा। और उसके बाद फिर जो बेंच था वो फिर टूट गया। अब बेंच जो टूटा वो फिर आ गया 9 रुकनी पे। अब वो जो 9 रुकनी बेंच था उनमें इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस तारिक परवेज, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी और अपना अजमत शेख।
जस्टिस अजमत शेख, ये साहिबान थे जो इस केस की समाप्त कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं की। इस केस में नोटिस जारी किए गए थे अटॉर्नी जनरल को और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को, और फिर कुछ अदालती मामलीन भी मुकर्रर किए थे। ये किस किस को नोटिस हुए थे जरा मुलाजा फरमा लें। इनमें जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद को, और अपना ये है मखदूम अली खान साहब को, और सैयद मोहम्मद जफर साहब को, और एतजाज एहसन साहब को, अली अहमद कुर्द साहब को, और सुप्रीम कोर्ट बार को हफीज पीरजादा को, लतीफ अफरीदी साहब को, अहमद रजा कसूरी को नोटिस जारी हुआ था। और पिटिशनर्स के जो लॉयर्स थे उस वक्त बाबर अवान थे, सबको नोटिस जारी हुए थे। ये जो पिटिशन थी 186 के तहत रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने भेजा था, और वो बिलाखिर समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अब जहाँ एक तरफ ये हुआ है, वहां मैंने कहा ना कि आप किसी भी चोर का आपको पीछा करना हो, उसके पांव के निशान आपको नजर आए, आप पीछा करें, आप हैरान रह जाएंगे कि वो चोर, उसका जो निशान होंगे वो जनरल फैज के घर ही जाएंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब अपना ये जो है जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, अब इनके केस की अब इनकी जो समाअत केस है, अपील है, वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक ऐसी बात है कि ये जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई। इस हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया है, उसमें जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब हैं, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं, और जस्टिस इरफान सादत खान। ये 5 रुकनी बेंच है, और ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के दरख्वास्त की समाअत करेगा। अब नाज़रीन, इसमें देखना ये है, ये बहुत अहम मामला है, और इसको गैर अहम न समझा जाए तो सही है, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ये उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, और इनको जनरल फैज हमीद इनके घर पे गए थे, और उन्होंने जाकर इसको तड़ी लगाई थी कि हमारी मेहनत जाया ना होने दें, यानी मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को हर सूरत में सजा सुनानी है। तो शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, उस वक्त के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि जो मेरिट होगा मैं वही करूंगा, मैं किसी के कहने पे फैसला नहीं सुनाता, आपको जो करना है करें, फैसला वही होगा जो होगा। तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था, तो उनको घर भेज दिया गया, और एक मुद्दत तक खुद पंजाब के एक जस्टिस, पंजाबी जो जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अताब में रहे, उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा रहा था, उनका केस सुना नहीं जा रहा था, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही थी कि आखिर किस तरह, कैसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनकी नौकरी खत्म की, तो कैसे की, कोई उन्हें बताया तो सही कि उसने जो है वो नाइंसाफी करने से इनकार कर दिया था। यानी एक जज अगर इंसाफ न किसी के साथ करे, तो इसका मतलब ये है कि कोई आके उसकी नौकरी खत्म कर दे। बहरहाल नाज़रीन, ये मामला था, अब देखते हैं कि क्या होता है, और मुझे यकीन है कि अब इंसाफ होगा, और जरूर होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता है कि आज जो है वो अल अजीज रेफरेंस केस में जो है इमरान अपना नवाज शरीफ साहब की केस की समाअत हुई, और अपीलों की समाअत हुई। अब ये मतीउल्लाह जान साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि जिस अकामा के दस्तावेजात को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के पनामा बेंच के जजों ने बशमुल जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने का फैसला सुनाया था, उन दस्तावेजात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए। बगैर किसी ट्रायल, गवाही, शहादत और दलाल के एक वजीर आजम को पनामा बेंच ने जिन दस्तावेजात की बुनियाद पर ताहयात नाअहल किया, उनकी हकीकत अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। सिर्फ कुछ फोटोकॉपी कागजात पेश किए गए हैं, जिनकी तस्दीक भी नहीं कराई गई। अब मजीद कहा गया कि कोई गवाही भी नहीं की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो केस में एक वजीर आजम को फारिग कर दिया। एहतसाब अदालत ने भी सुप्रीम कोर्ट के अकामा के बारे फैसले के दबाव में अकामा के दस्तावेजात से मुतालिक कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर नवाज शरीफ को सजा सुना दी। ऐसा करना जज अरशद मलिक जैसों के किए, और उसकी भी मजबूरी थी कि ऊपर बैठा एक मोजिज जज जस्टिस एजाजुल एहसन इस ट्रायल की निगरानी कर रहा था। ट्रायल कोर्ट अकामा वाली दस्तावेजात को कहीं रद्द न कर दे, जिससे पनामा बेंच
मजीद नंगा हो जाता है। मजीद जी मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत में अकामा के दस्तावेज पर बहस शुरू हो गई। अब क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों से मुतालिक दस्तावेजात मुसद्दिका है, और क्या जिस शख्स ने उस काबिल वसूल तनख्वाह के दस्तावेज तैयार की उसने किसी अदालत में आकर उसकी तस्दीक की? चीफ जस्टिस अपना आमिर फारूक साहब ने यह सवाल उठाया, तो जिसके जवाब में कहा गया कि काबिल वसूल तनख्वाह के दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी भी अदालत में पेश होकर तस्दीक ही नहीं की, और ये सब फोटोकॉपी दस्तावेज है। और एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेजात को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दिया है, और इसलिए कि इस दस्तावेजात को कोड कबाड़े से ज्यादा, इस दस्तावेजात की कबाड़े से ज्यादा अहमियत नहीं है। अब ये अमजद परवेज साहब ने कहा है। अब आप एहतसाब अदालत की सजा देने की वजूहात पर आइंदा समाअत पर भी बहस कर लें, जस्टिस आमिर फारूक साहब के ने वकील से मुखातिब होकर कहा, और फिर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। अब नाज़रीन, ये जो केस है, हद होती है कि इसमें जो ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट्स होती हैं, जो मुख्तलिफ महकमों की, वजारतों की इनकी ऑडिट होती है, वो शामिल की गई है। तो मैंने कहा ना कि हद है, यानी नेब ने इतना, मतलब मैं क्या कहूं, पिछली मर्तबा मैंने पूरा इस पे प्रोग्राम किया था कि अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए इस नेब की नजर हो गए, नेब ने फूंक दिए, और जितने बड़े मेगा के स्कैंडल्स थे उनके किसी भी मुलजिम को आज तक सजा नहीं सुनाई गई। ये शर्म की बात है नेब के लिए, इस रियासत के लिए, और उनके लिए जो नेब के पीछे हैं, जो नेब कोर्ट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, और उनके लिए जो नेब से अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी इस वक्त बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में है, और बुशरा बीबी इस वक्त बहुत शदीद तनाव का शिकार है। उसकी वजह यह है कि अब जो वार किया जा रहा है बुशरा बीबी पर, वो उनके अपने ही बेटे कर रहे हैं। ये अपने बेटे, बुशरा बीबी के अपने बेटे, उनका इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू नशर होगा, और उसमें वो बताएंगे कि इमरान खान कैसे उनके घर आते थे, और उस वक्त वो खुद कहाँ होते थे, इमरान खान कैसे इनकी वालदा को ले उड़ा, किस तरह इनका घर तबाह हुआ, किस तरह बर्बादी हुई। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बुशरा बीबी की इमरान से शादी के बाद उन्होंने कितना माल बटोरा, उनके बाबा ने कितने बड़े फायदे उठाए, इनकी खाला ने कहां कहां हाथ मारा, किसने कहां से पैसे बटोरे, ये कोई नहीं बताएगा। इस पे चुप खामोश रहें। इसके अलावा नाज़रीन हम बात कर लेते हैं एक ऐसे केस की, इमरान खान के हवाले से बात चल रही, तो जरा मैं आपको बता दूं कि मेरी एक व्यूअर है, खातून है, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया है, और उन्होंने अपने मैसेज में कहा है कि इमरान खान पे इल्जाम इतने न लगाएं, इमरान खान पर इतने इल्जाम आप मत लगाएं। अब कह रहे हैं कि जिस आदमी को पूरी दुनिया की औरतें पसंद करती हैं, वो बच्चों के साथ या किसी कुतिया के साथ या किसी बिल्ली के साथ क्यों कुछ गलत करेगा। ठीक है जी, आज भी खवातीन उसको पसंद करती हैं। इमरान खान जो है वो पागल नहीं है, इमरान खान हीरो है, इमरान खान पागल नहीं है। टीवी पे खवातीन आके शादी की ऑफर करती हैं, हद कर दी है आप लोगों ने। अब कह रहे हैं कि सारे मर्द जल जल के ऐसी ही बात करते हैं, और यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कि इमरान खान के लिए, उन्होंने कहा है कि मैं यूट्यूब पे मैसेज करूंगी, इमरान खान आई लव यू। कमाल है। ये है जी इमरान खान का फीवर। और आप देख लें कि इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उनकी फराह गोगी के साथ है, देखिए जरा उनके बैठने का अंदाज, फराह गोगी के बैठने का अंदाज, और दूसरी तस्वीर एक खातून की है, स्टूडेंट की है मेरे ख्याल में। इमरान खान की ये बड़ी खूबी है कि वो जब हाथ पकड़ता है तो कमाल का पकड़ता है, छोड़ता भी नहीं है फिर। और उनके चेहरा देखें, मैं इमरान खान की वो तस्वीर नहीं चला रहा जो मैं कई मरतबा चला चुका हूँ, ये कुछ नई चीज़ें ये देख लें। और इस खातून के लिए मेरी दरख्वास्त है कि ये इल्ज़ाम हम नहीं लगा रहे, हमारे पास ये अख्तियार अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी भी काबिल इज़्ज़त या काबिल एहतराम शख्सियत पर इल्ज़ामात आयद करें।
ये वो इल्ज़ामात हैं जो रिहाम खान ने अपनी किताब में लगाए और उस किताब को इमरान खान ने चैलेंज नहीं किया। ये वो किताब है, ये वो इल्ज़ामात हैं जो हाजरा पानेजई ने लगाए और हाजरा पानेजई की किताब मार्केट में है, लेकिन पीटीआई या इमरान खान की तरफ से इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की गई। इन किताबों के मामले पर डेफिमेशन का सूट फाइल नहीं किया गया, इस किताब को चैलेंज नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इस किताब में जो भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और इस हवाले से एक मारूफ टीवी आर्टिस्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं, इमरान खान, जुल्फी बुखारी, फला फला फला, हम सारे हम जिन्स परस्त हैं। ये हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये उनके अपने घर से गवाही आ रही है। तो बहरहाल मैं इस मामले पर ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। अब मैं चाहता हूं नाज़रीन, ये सैयदा सदफ हैं और सैयदा सदफ ने जो है वो एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में लिखा है कि मेरी ये पोस्ट डीजी नेब तक पहुंचाने में मदद करें ताकि खैबर पख्तूनख्वा को इंसाफ मिल सके। सैयदा जो है वो सदफ साहबा, मेरा चैनल बहुत छोटा है और बहुत महदूद है, अब कोई देखे ना देखे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी पोस्ट को मैं मनो अन जू का तू पेश कर रहा हूं। सदफ साहबा कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी में 300 अरब की करप्शन की है। ये पैसा इमरान खान को वजीर तालीम आतिफ खान के हाथों से पहुंचाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा से हिस्सा वक्त वसूल करने के बाद 100 मुकामात पर आग लगाई गई, जिसे बिलियन ट्री सुनामी के नाम से कागजों में लगाए हुए पौधों का रिकॉर्ड भी खत्म हो गया। इस आग ने इंतहाई कीमती जंगलात को राख का ढेर बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा सूबे का कोई हिस्सा आग से महफूज नहीं रहा था। हर जगह जंगलात में बेदर्दी से आग लगाकर करप्शन छुपाने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा में आग से 2 लाख से जायद कीमती दरख्त जल गए थे। नए बिलियन ट्री सुनामी में इस वक्त बड़े पैमाने पे मुबैना करप्शन के इल्जाम पर तहकीकात कर रही थी, नेब कर रही थी उस वक्त, और मुबैना करप्शन के इल्जाम पर तहकीक कर रहे थे। इमरान खान को ये मुकम्मल पता था कि अब मेरी करप्शन सामने आएगी तो इस जंगलात को राख का ढेर बना दिया जाए। इस केस को असर नो खोलने की दरख्वास्त की जाती है। तो अब देखते हैं कि डीजी नेब साहब, चेयरमैन नेब, आपकी इस फरियाद को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। बहरहाल नाज़रीन, बातें बहुत अहम हैं, मामला इंतहाई सीरियस हो चुके हैं। नेब का किरदार खुलकर सामने आ चुका है और साइफर केस भी सामने आ चुका है। अब जिस तरह फैजाबाद धरना केस में फैज का चेहरा बेनकाब हो चुका है, इसी तरह जिस तरह टॉप सिटी स्कैंडल में करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन का मामला जनरल फैज हमीद के गले पड़ चुका है, बिल्कुल इसी तरह अब ये जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सामने आएगा तो इसमें भी जनरल फैज हमीद का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।